दोस्तों, स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जिसकी न्यूट्रलिटी की मिसाल दी जाती है। फिर चाहे वो दोनों विश्व युद्ध हो या कोल्ड वॉर, स्विट्जरलैंड ने कभी भी किसी की साइड नहीं ली। साथ ही वो यूरोप में होने के बावजूद इतना न्यूट्रल है कि उसने कभी नाटो या ईयू को भी ज्वाइन नहीं किया और यूएन की मेंबरशिप भी उन्होंने 2002 में एक्सेप्ट की थी। अब ये देश इस यूक्रेन वॉर के वक्त में बहुत क्रूशियल हो गया है और दोनों ही पक्षों की एक नजर इस देश पर भी है। क्या स्विट्जरलैंड बढ़ा सकता है पुतिन की मुश्किलें? आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। बस अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। वैसे तो स्विट्जरलैंड ने कुछ हद तक ये दिखाने की कोशिश की है कि इस वॉर को वो भी पूरी तरह इग्नोर नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि जब ईयू ने रूस के खिलाफ सैंक्शंस लगाए तो स्विट्जरलैंड ने भी उनका समर्थन किया और इसके साथ साथ ह्यूमैनिटेरियन एड के रूप में स्विट्जरलैंड ने यूक्रेन की मदद करनी शुरू कर दी। लेकिन अभी तक स्विट्जरलैंड ने कोई हथियार यूक्रेन को नहीं भेजे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, स्विट्जरलैंड, मैं आपको बता दूं, अपनी हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता है। लेकिन स्विट्जरलैंड ने इन हथियारों का इस्तेमाल भी यूक्रेन वॉर में करने से इन देशों को रोका है, जिस वजह से यूरोप के कई देश खफा भी हैं और स्विट्जरलैंड पर भी लगातार प्रेशर बना रहे हैं कि वो उनकी तरफ आ जाए। लेकिन स्विट्जरलैंड के लिए क्या अचानक से अपनी पोजीशन से फ्लिप करना स्वाभाविक होगा? हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 1815 में कांग्रेस ऑफ वेना हुई थी, जिसमें स्विट्जरलैंड ने एक डिक्लेरेशन साइन करते हुए निरंतर न्यूट्रल रहने का वादा किया था और यही वजह है कि इन 208 सालों के बीच में स्विट्जरलैंड में एक भी कॉन्फ्लिक्ट में भाग नहीं लिया और स्विट्जरलैंड पर भी किसी ने हमला करके उन्हें इन्वेड करने की कोशिश नहीं की। स्विट्जरलैंड इस कदर खुद को बाकी देशों के ग्रुप से दूर कर लेता है कि स्विट्जरलैंड ने जब 2002 यूएन ज्वाइन किया, उससे पहले नॉर्थ कोरिया जैसे देश 10 साल पहले ही यूएन ज्वाइन कर चुके थे। स्विट्जरलैंड कई वजहों से एक यूनिक देश बन जाता है। वो ईयू का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर उसके ईयू के साथ अच्छे रिश्ते हैं। उनके यहाँ वेस्टर्न डेमोक्रेसी है और साथ ही उनकी इकोनॉमी भी कई मामलों में दुनिया के बड़े बड़े देशों से बेहतर है। स्विस लोगों की बात करें तो वहाँ पर हमें यूक्रेन को लेकर पूरी तरह से सपोर्ट नजर आता है और साथ ही कई स्विस लोगों ने तो यूक्रेन से आने वाले रिफ्यूजीज के लिए अपने घर तक खाली कर दिए हैं। स्विस गवर्नमेंट ने भी उन्हें वीजा फ्री कलेक्टिव प्रोटेक्शन ऑफर की है। इन स्टेप्स के अलावा भी स्विट्जरलैंड इस बार अपने नेचर के विरुद्ध जाकर कई और कड़े फैसले ले चुका है। रूस को सैंक्शन करना तो एक बात है, लेकिन साथ ही उन्होंने स्विस बैंक्स में मौजूद कई सारे रशियन बैंक अकाउंट्स को भी फ्रीज कर दिया है और पुतिन के करीबी माने जाने वाले 5 ओलिगार्क्स को भी स्विट्जरलैंड में देश में आने से बैन कर दिया है। डिप्लोमेट्स के साथ आने वाली के अलावा रूस से आने वाली सभी फ्लाइट्स को बंद कर दिया गया है और अभी तक स्विट्जरलैंड ने 1 बिलियन फ्रैंक्स या 109 करोड़ डॉलर की ह्यूमैनिटेरियन एड यूक्रेन को पहुंचा दी है। ये सब इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस वॉर ने कई सारी न्यूट्रल कंट्रीज को इस तरह के स्टेप्स लेने के लिए मजबूर किया है। फिनलैंड का इतिहास भी न्यूट्रलिटी के मामले में स्विट्जरलैंड जैसा ही है। वो भी एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी और इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी के साथ साथ अपने देश को चलाता है, लेकिन पुतिन के खतरे को देखते हुए उन्होंने नाटो ज्वाइन करने की घोषणा कर दी और अभी तक तुर्की में उनका प्रपोजल ब्लॉक ना किया होता तो वो नाटो मेंबर भी बन चुके होते। क्या स्विट्जरलैंड ऐसा करेगा? ये अभी के लिए तो कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा, लेकिन ये इनिशियल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचिए, स्विट्जरलैंड ने पुतिन पर सैंक्शंस लगा दिए। ऐसा तो उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी नहीं किया था और हिटलर के होते हुए भी वो लोग लगातार नेजी जर्मनी के साथ व्यापार कर रहे थे। ये भी एक तरह का इंडिकेशन है जो स्विट्जरलैंड की बदलती हुई पॉलिटिक्स को दर्शा रहा है। लेकिन स्विस गवर्नमेंट का स्टैंड इससे बिल्कुल उल्टा है। उनका ये कहना है कि ये सभी मेजर्स एक न्यूट्रल पॉलिसी को ही आगे बढ़ाते हुए लिए गए हैं। वो ना ही प्रो यूक्रेन है और ना ही एंटी रशिया, वो बस न्यूट्रल रहकर इंटरनेशनल लॉ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन पिछले साल जब डेवोस में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का भाषण हुआ था, तब उन्होंने ये कहा था कि स्विट्जरलैंड को डेमोक्रेसी के लिए स्टैंड लेना चाहिए और उन्हें दुनिया को ये सिग्नल कारण चाहिए कि इंटरनेशनल लॉ से बड़ा कुछ नहीं है। इस समय फिनलैंड भी यही बातें कर रहा था, लेकिन इस एक सवाल में स्विट्जरलैंड ने शायद अपना मूड बदल लिया है या फिर वो इसे और भी ज्यादा डिले करने के फिराक में है। स्विट्जरलैंड की इस न्यूट्रलिटी और डिले का एक उदाहरण हमें ऐसे भी मिलता है। स्विट्जरलैंड में बने वेपन सिस्टम्स या स्विस टैंक्स का री एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। ये बहुत ही बड़ा और बोल्ड स्टेप है जिसे हम समझने की अब कोशिश करेंगे। यूं तो स्विट्जरलैंड न्यूट्रल जरूर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ पर हथियारों और आर्मी की कोई कमी है। स्विट्जरलैंड एक हाईली मिलिटराइज्ड स्टेट है जहाँ पर सिटीजन को मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस में कुछ साल बिताने होते हैं। इसके अलावा वहाँ पर ज्यादातर पॉपुलेशन ऐसी है जो अपनी खुद की गन या गन्स ओन करते हैं।
इसके अलावा स्विस आर्मी के पास दुनिया के सबसे एडवांस वेपन सिस्टम्स में से एक है। इस वक्त स्विट्जरलैंड ने री एक्सपोर्ट्स को बैन करके अपने यहाँ से हथियारों का यूक्रेन जाने का रास्ता तो रोक दिया है। ना वो अपने वेपन्स वहां पर भेजेंगे और ना ही उन रिटायर्ड लेपर्ड्स टैंक्स को जो जर्मनी के हैं। स्विस आर्मी के पास इस समय रेपियर एयर डिफेंस सिस्टम है और उन्होंने 80 के दशक में ऐसी 60 यूनिट्स यूके से खरीदी थी। इस समय स्विस आर्मी इन्हें सर्विस से रिमूव करके फेंकने वाली है, लेकिन यूक्रेन को इन एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत भी है और बाकी यूरोपियन देशों ने स्विट्जरलैंड को सजेस्ट किया था कि वो ये एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को दे दें, लेकिन रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी स्विट्जरलैंड उन्हें ये वेपन सिस्टम नहीं दे रहा है। जर्मनी इस वक्त यूक्रेन को जेपर्ड एंटी एयरक्राफ्ट टैंक भेज रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनका एम्यूनेशन स्विट्जरलैंड में रेन मेटल नाम की एक कंपनी बनाती है और क्योंकि स्विट्जरलैंड ने ये री एक्सपोर्ट्स बैन कर दिए हैं, इसलिए अब वो इस एम्यूनेशन को यूक्रेन नहीं भेज पा रहे हैं। सिर्फ जर्मनी ही नहीं बल्कि स्विट्जरलैंड ने जर्मनी समेत पोलैंड, डेनमार्क, स्पेन और चेक रिपब्लिक की री एक्सपोर्ट रिक्वेस्ट को भी ठुकरा दी है। इसके पीछे उन्होंने 2006 के एक फेडरल काउंसिल डिसीजन का हवाला दिया है, जिसमें डीकमीशन फॉरेन मेड सिस्टम्स को नॉन ओरिजिन कंट्रीज को बेचने पर स्विस वॉर मटेरियल एक्ट के तहत बैन लगा हुआ है। तो क्या पुतिन को स्विट्जरलैंड से घबराने की जरूरत नहीं है? अभी के लिए बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि स्विट्जरलैंड पर इस वक्त यूक्रेन, EU और US तीनों का ही बहुत प्रेशर है, जो कि स्विट्जरलैंड के लिए भी मुसीबत का सबब बन सकता है। स्विट्जरलैंड में जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया भर के लोगों के बैंक अकाउंट्स हैं, जिसमें बहुत सारा पैसा जमा हुआ है। आज स्विट्जरलैंड में 10% से ज्यादा लोग बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं और इस पूरे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को संभालते हैं। अगर वेस्टर्न देश चाहे तो इस सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। स्विट्जरलैंड पर भी छोटे मोटे सैंक्शंस लगाकर इन्हें तंग किया जा सकता है। स्विट्जरलैंड EU का पार्ट भी नहीं है, इसलिए उनके एक्सपोर्ट्स को ज्यादा टैक्स किया जा सकता है या मार्केट में अनफेवरेबल बनाया जा सकता है। ऐसी बहुत सी जो चीजें हैं जो इकोनॉमिकल लेवल पर की जा सकती हैं। दूसरी तरफ ये मुसीबत भी है कि जिस तरह स्विट्जरलैंड के लॉस डिफेंस कंपनीज को अपने कस्टमर से दूर कर रहे हैं, वो उनके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। रेन मेटल का ही उदाहरण ले लो, तो अगर स्विट्जरलैंड के लॉज ऐसे ना होते तो आज उन्हें जर्मनी से खूब सारा पैसा कमाने का मौका मिलता और एक इंडस्ट्री के लिए वॉर बिल्कुल ऐसा समय होता है जैसे दिवाली आ गई। इस बीच तो सबसे ज्यादा मुनाफा कमाया जाता है, लेकिन स्विट्जरलैंड के लॉज उन्हें रोक रहे थे, इसलिए उन्होंने अब जर्मनी में भी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। और अगर इसी तरह वो अपनी कंपनीज को नुकसान पहुंचाते रहेंगे तो उनके फाइनेंशियल सेक्टर के अलावा उनका हाई क्वालिटी लो वॉल्यूम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बहुत सफर करेगा। हो सकता है कि स्विट्जरलैंड इस वॉर के नतीजे में अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री और फाइनेंशियल सेक्टर दोनों ही गवा बैठे, और यही तो वो दो चीजें हैं जो हर सिचुएशन में स्विट्जरलैंड को न्यूट्रल रहने की पावर देती हैं। अगर ये छिन जाएगी तो स्विट्जरलैंड की न्यूट्रलिटी को फिर प्रोटेक्ट करने वाला कोई और नहीं होगा। स्विट्जरलैंड को इस वक्त ये भी समझना चाहिए कि वो वॉर के बहुत ही क्लोज है, और अगर वो डायरेक्टली इस कॉन्फ्लिक्ट में यूक्रेन का साथ नहीं दे सकते तो उन्हें फिर भी हथियारों के एक्सपोर्ट पर रोक लगाकर अपनी इंडस्ट्री को यूं ही बर्बाद नहीं करना चाहिए। न्यूट्रलिटी और बिजनेस को साथ साथ परस्यू किया जा सकता है, लेकिन अगर बिजनेस नहीं रहेगा तो न्यूट्रलिटी भी ज्यादा वक्त तक नहीं चल पाएगी। आपको क्या लगता है कि क्या स्विट्जरलैंड रूस के लिए एक बड़ी मुसीबत बन जाएगा, या फिर इसी तरह वो न्यूट्रल ही बना रहेगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर लिखें। उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो में आपको काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।